में 1857 जो है ना सिपॉय म्यूटनी हुई थी। इसमें मतलब जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे हमारे देश के लोग, अंग्रेजों के एक तरह से अंग्रेजों की सेना में थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह का क्या रिजल्ट हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बाद हमारे देश में क्या क्या बदलाव आए, वो सारा का सारा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए ये हमें पिक्चर दी हुई है, सिपॉइज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857। तो देखिए सिपॉय मतलब जो सिपाही होता है ना शब्द, उसका ही इंग्लिश वर्जन आप कह लीजिए, ये होता है सिपॉय। पीजेंट्स होते हैं किसान। गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट मतलब 1857 में क्या हुआ था कि सिपाहियों ने और किसानों ने मिलकर के, आप समझिए कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ किसानों ने और सिपाहियों ने मिलकर के एक पूरी फोर्स बना ली थी दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857। और यही जो फोर्स बनाई थी सिपाहियों ने और किसानों ने मिलके, यही फोर्स 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्हीं लोगों ने लड़ाई करी थी। और मेनली जो है ये मूवमेंट की बस एक यही थोड़ा सा रहा था कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही सीमित रहा था, ये साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचा था। तो 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे और उसके बाद क्या हुआ था वो देखेंगे। तो पॉलिसीज़ एंड द पीपल, प्रीवियस चैप्टर जो इससे पहले था उसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉलिसीज़ जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, पॉलिसीज होते हैं तरीके जो ईस्ट इंडिया, देखिए क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स, ये क्या डिफरेंस क्या है, और एक क्राउन जो इस चैप्टर में लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स कहाँ के हैं, ब्रिटेन जो देश है, जैसे इंडिया के इंडियंस हैं तो ब्रिटिश के कौन हुए, ब्रिटिशर्स हुए, है ना। और उस एक्चुअली क्या है ना, ब्रिटिश जो ब्रिटेन कंट्री है उसके कई सारे नाम हैं, जैसे इंडिया के भी भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, कई सारे नाम हैं, ऐसे ब्रिटेन के भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के बाद वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम भी हम उससे बोलते हैं, है ना। तो हम ब्रिटेन बोले, और मैं इस चैप्टर में जैसे कि ब्रिटेन बोलूँगी कई बार, फिर कई बार हो सकता है मेरे मुंह से यूके निकल जाए, यूनाइटेड किंगडम, या फिर कई बार मैं अंग्रेज़ कह करके उनको बोलूँ, तो ये है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, आप ऐसा समझिए जैसे सपोज करिए इस टाइम हमारे देश की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ किसी देश में व्यापार करने जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में सबसे पहले बिजनेस करने आई थी। बिजनेस करने के बजाय इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हम पे शासन चलाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से तो ये जो कंपनी है ना, पहले 1857 से पहले का जो टाइम था उसमें हमारे देश में आप समझिए 1757 बैटल ऑफ प्लासी जो थी, उसके बाद से लेकर के 1857 लगभग 100 साल तक हमारे देश में किसका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और 1857 का ये जो रिवोल्ट हुआ ना, इसके बाद क्राउन रूल आ गया। क्राउन रूल में अब इंग्लैंड के राजा महाराजा जो थे, इंग्लैंड की रानी, उसका रूल आ गया। उससे पहले एक कंपनी का रूल था जो कि ब्रिटेन की थी, मतलब उस कंपनी को सुपरवाइज तो क्राउन ही करता था, है ना, मगर कंपनी रूल अपना चलाती थी अपने हिसाब से। मगर 1857 में काफ़ी बड़ा रिवोल्ट रहा, तो फिर लगा कि इन लोगों को इंडिया जो है सोने की मुर्गी हमारे हाथ से ना निकल जाए, सोने की मुर्गी, सोने की चिड़िया, कुछ भी बोल लीजिए, सोने की चिड़िया कहते हैं, तो ये इंडिया हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए क्राउन ने अपना रूल चला दिया था। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूरी था इस चैप्टर को समझने के लिए। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में देखी हैं, और उन पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट अलग अलग लोगों पे क्या रहा, किंग्स पर, क्वींस, पीजेंट, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर्स वर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी उसमें जितने किंग, क्वीन, पीजेंट, लैंडलॉर्ड, सारे के सारे, मतलब हमारे देश के हर इंसान पे अंग्रेज़ों का कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर पड़ा था। You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiment. Sentiment होती हैं भावनाएं। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर्स में ये भी देखा है कि लोग किस तरीके से आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं। अगर आपके सपोज करिए आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके टीचर या कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप विद्रोह करेंगे ना उसके लिए कि हमारे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जैसे हमारे देश के लोगों के साथ गलत कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो विद्रोह हो रहे थे। अब देखिए क्या क्या हुआ इसमें, नवाब्स लूज देयर पावर, जो नवाब थे उनकी पावर जो है जाने लगी। सिंस मिड 18th सेंचुरी के मिड से बीचों, जब
1757, है ना, इस टाइम से नवाब राजा इनकी पावर जो है ना वो इरोड होने लगी, काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी थी। अब देखिए क्या हुआ था कि मिड 18th सेंचुरी से नवाब राजा इन सब की पावर इरोड होने लगी थी। इरोड का मतलब होता है ख़त्म होने लगना, है ना, ख़त्म होने लगी थी राजा नवाब इन सब की पावर्स। नवाब कौन होते थे? तो देखिए नवाब ऐसे लोग होते थे, जैसे मान लीजिए मुग़ल एम्पायर है। मुग़ल एम्पायर कहाँ था? इसका हेड दिल्ली में, जो राजा अकबर और शहनशाह वगैरह सारे के सारे कौन रहा, कहाँ रहते थे? जो ये रहते थे दिल्ली में। इनके अलावा इनका राज तो पूरे के पूरे हमारे देश में था, बाकी जगह अपने कुछ हेड्स भेज देते थे, अपने परिवार के लोग, अपने काफ़ी प्रिंसेस, इनके बेटे या इनके रिश्तेदार, तो वो वहाँ पे जो है वो नवाब का काम किया करते थे। नवाब मतलब राजा का सब्सिडरी होता था, राजा के अंडर वो काम करता था। तो नवाब हो गए, राजा हो गए, सबकी पावर जो है कम होने लगी थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपनी ताकत, अपनी इज्जत सब उनकी कम हो रही थी। कौन छीन रहा था? अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में, उसके पास ये सारी की सारी पावर जा रही थी। रेसिडेंट्स जो थे उनको रखा जा रहा था कोर्ट्स में। रेसिडेंट्स कौन होते थे? देखिए रेसिडेंट्स ऐसे लोग होते थे जो कि होते थे अंग्रेज़ जो हैं वो राजा के, नवाब के दरबार में रहते थे और पूरी की पूरी चीज़ें देखते थे कि राजा क्या काम कर रहा है, पूरे इसके दरबार में क्या चल रहा है, क्या सब चीज़ें चल रही हैं, और वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया करते थे कि इस तरीके से, मतलब एक होता है कि नज़र रखने वाला काम ये जो रेसिडेंट्स हैं वो किया करते थे। रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, बहुत सारे जो कोर्ट्स थे राजा महाराजा के, उनमें ही रेसिडेंट्स रहे, मतलब छोड़ दिए इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। तो फ्रीडम जो थी ना रूलर की, जो आज़ादी थी, जो रूलर्स होते थे, इनकी आज़ादी काफ़ी ज़्यादा छिन गई और इनकी आर्मी जो है वो भी डिसबैंड कर दी। मतलब डिसबैंड करने का मतलब होता है हटा देना। अंग्रेज़ों ने राजा की जो आर्मी है उसको भी हटा दिया और उनके जो रिवेन्यू टेरिटरीज जो थी वो भी धीरे धीरे लेते गए, स्टेज बाय स्टेज। रिवेन्यू टेरिटरी ऐसी जगह होती थी जहाँ से कर इकट्ठा किया जाता था, मतलब कर इकट्ठा करने का भी सोर्स छीन लिया। और राजा जो है अपनी आर्मी भी नहीं रख सकता है, और राजा का जो दरबार होगा उसमें एक ब्रिटिशर जो है वो रेसिडेंट की तरह स्टेशन होगा। मतलब रेसिडेंट होता था वो वहीं राजा के उधर ही रहता था, जहाँ पर राजा के एरिया में, मान लो जैसे हैदराबाद में राजा रह रहा है तो वहीं पे रहेगा, और जो भी दरबार की मीटिंग वगैरह चल रही हैं सब में ये रेसिडेंट, ये अंग्रेजी शासन का जो एक होता है ना कि एक पर्सन वहाँ मौजूद होगा, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, हर चीज़ जो है इस रेसिडेंट को पता होती थी। तो नवाब इस तरीके से अब पावर लूज़ कर रहे थे। 3 पॉइंट अगर हम देखें तो रेसिडेंट्स जो है उसको स्टेशन कर रखा था। दूसरा पॉइंट कि आर्म्ड फोर्सेस राजा की डिसबैंड कर दी थी। राजा वो अपनी फोर्स, मतलब अपनी आर्मी राजा नहीं रख सकता था, और बहुत सारा एरिया छीने जा रहे थे धीरे धीरे करके कि भाई जो जहाँ से कर अच्छा मिलता था ना, टैक्स अच्छा मिलता था, वो एरिया छीने जा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों करने दे रहा था राजा? क्योंकि राजा कुछ टाइम पहले ही ये उच्च बैटल्स में वो हारा होगा। जैसे कि मान लो राजा की लड़ाई हुई होगी किसी दूसरे राजा से, ठीक है, फिर वो जब वो वीक हो गया होगा, फिर अंग्रेज़ जाकर के उस जीते वाले राजा पे अटैक करते थे जब वो वीक पड़ जाता था, और फिर अंग्रेजी शासन के अंडर वो राजा आ जाता था। फिर अंग्रेज़ क्या करते थे, हम तुम्हारा राज्य हड़प नहीं रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास इतना वो ही नहीं होता था रिसोर्सेज की पूरा का पूरा राज्य हड़प ले। वो कहते थे तुम राज्य अपने पास रखो, हम अपना एक रेसिडेंट स्टेशन करेंगे और हम जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से तुम सारा का सारा काम करोगे। तो इसलिए जो है राजा उनकी बात माना करते थे। फिर अब मैनी रूलिंग्स फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। काफ़ी सारी रूलिंग फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने, मतलब रूलिंग फैमिलीज़ मतलब ये राजा महाराजा रानी, इन लोगों ने नेगोशिएट करने की कोशिश की कि चलो बातचीत से कोई हम हल निकाल लें। उसका एग्जांपल था रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, वांटेड कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर ऑफ किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि उन रानी लक्ष्मीबाई के जो एडॉप्टेड बेटे थे, रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे जो थे उसको मान्यता दे दे अंग्रेज, और जो है उस बच्चे को राजा मान ले, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी। नाना साहेब क्या चाहते थे? नाना साहेब एक एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे किसके? पेशवा बाजीराव टू के। तो पेशवा बाजीराव टू जो थे उनके बेटे थे नाना साहेब, और वो चाह रहे थे कि फादर को जो पेंशन देती थी ना अंग्रेज सरकार, वो जब मतलब अब उनको मिले, मतलब नाना साहेब को वो पेंशन मिले जो कि पेशवा बाजीराव को अंग्रेज सरकार देती थी। मगर कंपनी ने
However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down this pleas. मगर कंपनी को कॉन्फिडेंस था अपनी सुपीरियोरिटी पे कि भाई हम तो काफ़ी बड़े हैं इन लोगों से, हमारी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, हम किसी राजा वाजा की बात नहीं मानने वाले हैं। इन सारी प्लीज़ को, प्लीज़ होती है रिक्वेस्ट, इन सारी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, मना कर दिया। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड। अनेक्स का मतलब होता है कब्जा करना। सबसे जो लास्ट में जिस पर इन्होंने, अंग्रेजों ने कब्जा किया था वो थी अवध। सबसे लास्ट में मतलब बहुत सारी धीरे धीरे करते गए थे, बट वन ऑफ द लास्ट जो थी वो थी अवध। 1801 में सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था ना, उसमें क्या होता था कि राजा जो था वो उससे ऐसे दस्तावेजों पे साइन करवाते थे कि अब राजा अंडर है किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और किसके अंडर है, ब्रिटिश क्राउन के। मतलब ब्रिटिश की जो रानी है, ब्रिटेन की रानी या राजा, उस राजा से ऊपर है। और अब सारी की सारी चीज़ें जो उसके राज्य में चलेंगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगी, वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलेंगी। अगर इस तरीके की ट्रीटी जो है साइन कर लेता था राजा, तो वो आ जाता था सब्सिडरी अलायंस में। तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो थोपा गया था अवध में, और 1856 में जो है इट वॉज टेकन ओवर। फिर 1856 में तो अवध को पूरी तरीके से हड़प लिया गया था। गवर्नर जनरल डलहौजी जो था उसने कहा था कि टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो था डलहौजी ने कहा था कि अवध का जो राजा है ना, अवध का जो नवाब है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं और हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से चलाएंगे। कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी इस बात पे भी प्लानिंग करने लगी कि मुगल डायनेस्टी को कैसे ख़त्म किया जाए। जो नाम था मुगल किंग का उसको सिक्कों से हटा दिया गया। कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। देखो कॉइन मिंट करने का मतलब है जो सिक्के बनते हैं ना, जैसे नोट छपते हैं, ऐसे ही जो सिक्कों की जो गढ़ाई होती है, बनाई होती है, उसको मिंटिंग ऑफ कॉइन कहते हैं। तो जो कॉइन बनाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे मुगल एम्परर का, मुगल किंग का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र की जब डेथ हो जाएगी उसके बाद जो किंग की फैमिली है वो रेड फोर्ट से बाहर निकल जाएगी और दिल्ली में उन्हें अलग जगह रहने के लिए दी जाएगी। तो डलहौजी ने यह भी कहा कि जब बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी उसके बाद ये जो मुगल्स हैं ना, ये रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। तो अगर आपको पता है कि रेड फोर्ट किसने बनवाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और रेड फोर्ट में मुगल्स रहते थे तो मुगल्स ने ही बनवाया होगा, मगर मुगल्स में किस शासक ने बनवाया था। और आज जो हमारा रेड फोर्ट है दिल्ली में, इस पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने बनवाया, ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसमें है, देखते हैं आगे कि गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह जफ़र की जब डेथ हो जाएगी उसके बाद किंग की फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा और उसको कोई और जगह हम रहने के लिए दे देंगे। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो लास्ट मुगल किंग होगा और उसकी डेथ के बाद जो है सिर्फ जो मुगल बहादुर शाह जफ़र के जो बेटे होंगे ना, उनको किंग नहीं कहा जाएगा, उनको सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था कैनिंग ने। तो 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग था ना, उसने कहा कि जो बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी उसके बाद जितने भी उसके बेटे होंगे उनको राजा नहीं कहेंगे, उनको सबको प्रिंस कहा जाएगा। तो लास्ट मुगल एम्परर कौन हुए? लास्ट मुगल एम्परर, आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफ़र। तो ये आगे वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये काफ़ी मतलब इस वाली वीडियो में टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड देना था कि पहले क्या हुआ था और आगे के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।